वो सुपर पावर फेल हो रहे हैं। अमेरिका का हाल यह है कि वहां बैंक पर बैंक डूब रहे हैं। अमेरिका के 2 बैंक डूब चुके और दूसरे बैंक भी चपेट में आ रहे हैं। यह दुनिया का हाल हो रखा है। अमेरिका के अगर आप बैंक देखेंगे, ये भारत में आप देख रहे हैं क्या महंगाई दर है, और अमेरिका का हाल देखिए। अमेरिका के बैंक, वहां बैंकों की हालत बुरी हो गई है भाई। एक है सिलिकॉन वैली बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक। भाई ये तो हो गया, ये दिवालिया हो गया, खत्म हो गया ये। इसके बारे में आपको 2 दिन पहले बताया था। एक और है सिग्नेचर बैंक। इनके ग्राहकों को अब चेक पे सिग्नेचर करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही क्योंकि ये बंद हो गया। अमेरिका का बैंक है, बंद, खत्म। ये हालत हो रखी है अमेरिका में। अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर पर आए संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भरोसा दिया कि अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम सेफ है। इसके बावजूद अमेरिका के बैंकों की हालत खराब हो रही है। सोमवार को फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के शेयर 62% गिर गए। वेस्टर्न अलायंस बैंकॉप नाम के एक बैंक के शेयर 75% गिर गए। पैकवेस्ट बैंकॉप के शेयर 35% गिर गए। अमेरिका के ऐसे कम से कम 6 बैंक हैं, 6, जिन्हें क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने अंडर रिव्यू रखा हुआ है। मतलब वो देख रहे हैं कि बॉस इनमें लगा पैसा तो नहीं डूब जाएगा, क्योंकि इन बैंकों की स्थिति अच्छी नहीं है। यह अमेरिका का हाल हो रखा है। पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है। अमेरिका में कुछ होता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो ये जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, अगर अमेरिका के बैंक इसी तरह से डूबते रहे तो दुनिया इसकी भी बर्बादी जो है झेलेगी। लेकिन भारत पर अमेरिका के बैंकिंग क्राइसिस का कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा अभी। और ऐसा इसलिए कि नरेंद्र मोदी ने बैंकिंग सिस्टम को इतना मजबूत किया है कि यहां भारत में बैंकिंग संकट आने की आशंका बहुत कम हो गई है। भारत ने इसके लिए क्या किया, कैसे नरेंद्र मोदी ने जो काम किया सत्ता में आने के बाद, सरकार में आने के बाद, जिसको लेकर हंगामा तो होता है कि अडानी अंबानी को लोन दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। फैक्ट्स क्या कह रहे हैं? फैक्ट्स तो उसके उलट कह रहे हैं। आप समझिए, दरअसल भारत में बड़े बैंकों को आरबीआई जो है वो डीएसआईबीज कैटेगरी में रखता है। आप कहेंगे ये क्या टेक्निकल टर्म है डीएसआईबीज? उसको सरल करके मैं समझा ना रहा हूं। डीएसआईबी का मतलब होता है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, यानी वो बैंक जो बहुत बड़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले ही एक कैटेगरी बनाई गई जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डाल दिया, आईसीआईसीआई बैंक को डाल दिया, एचडीएफसी बैंक को डाल दिया। ये देश के बड़े बड़े बैंक हैं, तो इन पे पहले से ही नजर है। 2016 में इस कैटेगरी के बैंकों को मोदी सरकार ने अतिरिक्त सुरक्षा कवच से जोड़ दिया, 2016 में ही, जिसके तहत बैंकों के साथ कॉमन इक्विटी टियर 1 की शर्त जोड़ दी। अब ये कॉमन इक्विटी टियर 1 क्या है? इसका मतलब यह था कि इन बड़े बैंकों को कैपिटल का बफर स्टॉक रखना होगा, मतलब अपने पास पैसा रखना होगा। बैंक क्या करता है? बैंक पैसा कमाने के लिए, बैंक क्या सेवा करने के लिए थोड़ी ही है। वो आपको लोन सेवा करने के लिए नहीं देता बॉस। आपसे ईएमआई जो आती है, जो ब्याज कमाता है, उसका प्रॉफिट होता है। तो कैपिटल का बफर स्टॉक रखना होगा, ये नरेंद्र मोदी सरकार ने 2016 में कह दिया आपको, ताकि कभी कोई संकट आए तो आम आदमी का पैसा ना फंसे। इन बैंकों को अतिरिक्त पूंजी अपने पास रखनी होगी ताकि वो अपने ऑपरेशन को आराम से चला सकें और किसी भी संकट से निपट सकें। ये बड़े बैंकों को पहले तो सुरक्षित कर दें। ये उस तरह से हाल है कि भाई जो आपकी मेन चीजें हैं उनको आपने सिक्योर कर दिया, उसके बाद बाकी काम तो चल ही रहा है। अच्छा, बैंकों के लिए एक CAR नियम होता है। ये सब आज डिटेलिंग में समझिए। पाठशाला में ऊपर ऊपर की पढ़ाई नहीं होती बॉस। कल को बैठ के बात कीजिएगा तो पता होना चाहिए क्या बता रहे हैं। ये होता है CAR। इसका मतलब होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, एडिक्वेसी रेशियो। इसका मतलब है कि बैंक के पास कितनी लायबिलिटी है, यानी कितना लोन दिया हुआ है, कितना लोन दिया है, इसको जांच किया जाता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में।
और उस हिसाब से बैंक के पास कितनी एसेट है। भाई जितनी एसेट नहीं है उससे ज्यादा अगर लोन दे दीजिएगा और लोन की रिकवरी नहीं हुई तो जिसने लोन नहीं लिया उसका पैसा कैसे चुकाइएगा? जिसने अपना पैसा आपके पास रखा हुआ उसको कैसे दीजिएगा? तो इसीलिए ये CAR का नियम होता है और CAR को 8% पे तय किया जाता है। लेकिन भारत में यह कहा गया है कि भाई मतलब ये कहा जाता है कि ये रेशियो जो है वो 8% हो, कि आप जो लोन दे रहे हैं और जो एसेट है उसके बीच का रेशियो 8% का होना चाहिए। भारत में मोदी सरकार ने यह कर रखा है कि कमर्शियल बैंक जो हैं वो 9% रखेंगे, मतलब और सेफ रहो, कहीं कोई गुंजाइश नहीं। और जो सरकारी बैंक हैं उसके लिए तो और सेफ्टी बना दी कि आप जो है 8% पे काम नहीं करेंगे बॉस, आप 12% पे करेंगे। मतलब लोगों का पैसा और सुरक्षित कर दिया गया। यह बैंकों पर इसलिए लागू होता है कि बैंक वित्तीय रूप से फिट रहे और ज्यादा लोन देने में जो रिस्क होता है उस रिस्क में अगर कोई संकट आता है तो फिर वो संकट में बैंकों के पास इतना पैसा रहे कि उनका ऑपरेशन चलता रहे। बैंकों को जरूरत से ज्यादा लोन देने में भी कंट्रोल करता है। ज्यादा लोन देने की वजह से बैंकों पर आने वाले संकट से बचा जा सकता है। इसकी वजह से वो जो सिलिकॉन वैली बैंक डूबा उसके पीछे बड़ा ये भी तो वजह थी ना कि उसने जहां जहां इन्वेस्ट किया वो गलत कर दिया। ये इंडिया में पहले ही कंट्रोल में करके रखा हुआ है RBI ने और मोदी सरकार ने। भारत के बैंकिंग सिस्टम के सामने एक बड़ी समस्या NPA की भी थी, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि पुरानी सरकारों में सारा कचरा कालीन के नीचे डाला जा रहा था। नरेंद्र मोदी ने आकर सफाई शुरू की तो कहा गया कि अरे देखिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, परेशानी बहुतों को हुई। लेकिन आज उसका नतीजा यह है कि बैंकिंग सिस्टम आज इस तरह से स्ट्रांग हो गया है कि वहां अमेरिका में बैंक हिलता है तो इंडिया में जो है आपका नोट नहीं हिलता, वो आराम से है, आपका नोट सेफ है। दिसंबर में जो RBI ने रिपोर्ट जारी की थी, इसको देखिए, ये दिसंबर की रिपोर्ट है, RBI की रिपोर्ट है, RBI की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट ये कहती है आज की डेट में कि साल 2021 में 2021 में जो ग्रॉस NPA था, ग्रॉस NPA वो 7.3% से कम हो गया। आज की डेट में वो कम होकर कितना हो गया? वो 5% पे आ गया बॉस। सितंबर 2022 में, 2021 में 7.3% था, सितंबर 2022 में ये 5% पे आ गया ग्रॉस NPA। और 8 साल में जो बैड लोन था 8.6 लाख करोड़ की रिकवरी हुई है बॉस। 8.6 लाख करोड़ की रिकवरी जो बैड लोन था। तो ऐसे ही लोगों को परेशानी नहीं हो रही है। इतना जो तुम मेरी खुजाओ में तुम्हारी खुजाओ वाला सिस्टम चल रहा था उसमें सब में जालिम लोशन डाल के सबकी खुजली जो मिटा दी गई है उसी से दिक्कत हो रही है। मजबूत बैंकिंग सिस्टम और मजबूत अर्थव्यवस्था की वजह से भारत में स्टार्टअप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज ही रिपोर्ट आई है कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप के मामले में लगातार 2 साल भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया। साल 2022 में भारत में 23 यूनिकॉर्न बने जबकि चीन में 11 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन पाए। $1 बिलियन यानी करीब 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप को यूनिकॉर्न कहते हैं। यह भी बड़ी बात है कि भारत के 23 यूनिकॉर्न में से 9 यूनिकॉर्न छोटे शहरों में बने। यह है भारत की आज की ताकत। यानी आज की तरक्की सिर्फ मेट्रो सिटीज तक सीमित नहीं है। छोटे छोटे शहरों में लोग एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, यूनिकॉर्न खड़ी कर दे रहे हैं बॉस। क्योंकि भारत के पास दिमाग की तो कमी थी ही नहीं, लोगों के पास इतना जुगाड़ू है, हम लोग कोई कमी नहीं थी। माहौल और मौका मिलने की बात थी, सिस्टम से जूझना ना पड़े, लड़ना ना पड़े, ये वाली बात थी। वो हो गया, लोग धकाधक नोट छाप रहे हैं और नौकरी दे रहे हैं। और भारत तब तरक्की कर रहा है जब युद्ध से दुनिया की हालत खराब है।